अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। स्टमक के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स भी होते हैं, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें जो कि स्टमक में मौजूद हैं, तो सिंपली स्टमक में एक तो एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो म्यूकोसा है उसमें एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास गॉबलेट सेल्स हैं। गॉबलेट सेल्स तो थ्रू आउट जीआईटी मौजूद होते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस, ये हर जगह मौजूद होते हैं। फिर तीसरा इट हैज ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स को पेराइटल सेल्स भी कहा जाता है, ये पेराइटल सेल्स भी हैं। चौथा यहाँ पर मौजूद होते हैं जाइमोजेन सेल्स। जो जाइमोजेन सेल्स होते हैं उनको हम प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं और उनको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के सेल्स हैं। एंडोक्राइन सेल्स, यहाँ पर हम मोर इसको इजी कर लेते हैं, 1 मिनट। ये जो 4 टाइप्स के सेल्स हैं, अभी हमने बात की कि जो गॉबलेट सेल्स हैं वो तो तकरीबन हर जगह मौजूद हैं जीआईटी में और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और दूसरे हमने यहाँ पर जिक्र किया था एंडोक्राइन सेल्स का। अब होता ये है कि जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स हैं, जाइमोजेन सेल्स या प्रिंसिपल सेल्स हैं, कलेक्टिवली इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं अगेन म्यूकस। एंडोक्राइन सेल्स यहाँ पर सिक्रीट करते हैं एक गैस्ट्रिन और एक सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन, ये दोनों हार्मोन कहाँ से होते हैं? ये एंडोक्राइन सेल्स पाइलोरिक रीजन में होते हैं। स्टमक का पाइलोरिक रीजन जो है वहां पर जो सेल्स हैं एंडोक्राइन, वो ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बट स्टिमुलस अलग अलग है। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करते हैं HCl प्लस ये सिक्रीट करते हैं एक इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या होता है एक्चुअली में? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि बाइंड कर लेता है विटामिन B12 के साथ और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में उसको आसान बनाता है, इसके साथ वो एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली। ये सिक्रीट करते हैं 2 एंजाइम्स, जाइमोजेन सेल्स रिलीज करते हैं एक पेप्सिनोजेन प्लस एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, रेनिन मतलब डबल एन वाला, एक रेनिन सिंगल एन वाला होता है, वो एक हार्मोन होता है जो कि किडनी बेसिकली रिलीज करती है, ठीक है, ये किडनी रिलीज करती है। तो सिंपली प्रोरेनिन, ये 2 हार्मोन्स हैं, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ सेल्स जिनको हम कलेक्टिवली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेटा ये होता है, 1 मिनट में इनको साथ ही रखना चाह रही होती हूँ बट ये ऊपर चला जाता है। अच्छा बेटे देखिए, बिस्मिल्लाह, छोटा और करें। अब होता ये है कि ये सिंपली हमने अभी देखा कि हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब स्टमक में ना गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ये सारे सेल्स एक गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिन तो एक एंडोक्राइन हार्मोन है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये गैस्ट्रिक जूस कब सिक्रीट होता है, ये सेल जो जो कुछ बना रहे हैं ये बनाते कब हैं? तो इसका अगर आप कंट्रोल देखें ना, तो इसका जो कंट्रोल है ना वो हमारे पास हार्मोनल भी है और नर्वस भी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपकी फूड की थॉट है कि भाई आज बर्गर खाना है, जिंगर, तो सोच में ही आ रहा है जिंगर प्रोटीन है, ठीक है, थॉट है। फिर उसके बाद आपकी जो फूड की स्मेल है, जो उसका साइट है देखना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपने कोई प्लेजेंट फूड खा रहे हैं जो आपको पसंद है तो नर्वस यानी कि ब्रेन जो है वहाँ से कंट्रोल होता है कि भाई ये खाना है, ठीक है। अगर तो आपकी डाइट में प्रोटीन है, ठीक है, अगर आपने प्रोटीन खाया है तो उससे क्या होता है, रिलीज होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपकी डाइट में क्या मौजूद हो, प्रोटीन मौजूद हो। तो प्रोटीन से गैस्ट्रिन रिलीज होता है और गैस्ट्रिन का टारगेट क्या होता है, पेराइटल सेल्स, और इसका टारगेट होता है जाइमोजेन सेल्स। ये इनको स्टिमुलेट करता है कि ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सिक्रीशन बना के रिलीज करें। तो सिंपली आपने याद रखना है कि अगर आप गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का कंट्रोल देखें ना कि ये रिलीज कैसे होते हैं, तो नर्वस कंट्रोल भी है और हार्मोनल भी। हार्मोनल मेन है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन है यानी फूड की जो क्वालिटी होती है ना,
कि आपने क्या बेसिकली खा रहे हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन है, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन पहले ही सिग्नल कर देता है न्यूरॉन्स को कि खाने में प्रोटीन है। न्यूरॉन्स के जरिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, उसको स्मेल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो साइनैप्स पहुंचा देते हैं, मैसेज पहुंचा देते हैं एसिटाइलकोलिन के थ्रू। डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज स्टमक तक पहुंचा देते हैं कि भाई खाने में प्रोटीन है। तो फिर क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो पेराइटल और ज़ाइमोजन सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी अपनी सिक्रीशंस बनाएं। अच्छा, होता ये है कि जो ज़ाइमोजन सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक है। इसी तरह जो आपका बेसिकली HCl है वो रिलीज हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो जाएगा पेराइटल सेल से, ठीक है। और तीसरा, म्यूकस तो बन नहीं रहा है, म्यूकस तो कॉन्स्टेंटली बन रहा है, और म्यूकस ने एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाई हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है म्यूकोसा के ऊपर, ताकि वो एंजाइम्स के डैमेजिंग इफेक्ट से स्टमक को या सेल्फ डाइजेशन से स्टमक को बचा सके। तो म्यूकस ने तो एक पूरी एक कवरिंग बनाई हुई है स्टमक की इंटरनल वॉल पर कि जो सेल्फ डाइजेशन है उसको प्रिवेंट कर सके। इस कलेक्टिवली सारी चीज़ों को कलेक्टिवली बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस बन गया स्टमक में, अब इनका स्टमक का मेनली रोल क्या है, ये जो सब कुछ हमने पढ़ा इसका रोल क्या है। तो लेट्स सी कि स्टमक में क्या होता है। अगर आप स्टमक का फंक्शन देखें अगेन, तो आपका जो स्टमक है ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फंक्शन के लिहाज से। इसमें भी दो चीज़ें हो रही हैं, इसमें भी मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही है फूड की, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन भी करवा रहा है स्टमक फूड की, फूड को स्टोर भी कर रहा है, और उसकी केमिकल डाइजेशन भी करा रहा है। फूड की मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों करवा रहा है आपका स्टमक। जब आप मैकेनिकल डाइजेशन का जिक्र करेंगे तो जो मिडल लेयर है ना मस्क्यूलरिस, जो कि मसल्स पर मुश्तमिल है, मसल्स क्या करते हैं, विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो फूड को अच्छी तरह से क्या करते हैं, थोरो मिक्सिंग ऑफ फूड। ये मस्क्यूलरिस जो है उसमें मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं विग्रसली, तो वो थोरो मिक्सिंग करते हैं फूड को अच्छे से मिक्स करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इस अमल को हम कहते हैं चर्निंग। वो फूड की चर्निंग करवाते हैं, थोरो मिक्सिंग की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से, और फूड को मजीद ग्राइंड कर दिया, और इस अमल को हम कहते हैं चर्निंग। केमिकल डाइजेशन में आप ये देखिए कि सबसे पहले तो पेप्सिनोजेन है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है। क्यों ये इनएक्टिव है, क्योंकि बेसिकली इसकी एक्टिव साइट को एक पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट ने कवर किया होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स को नहीं डाइजेस्ट कर पाता। लेकिन HCl क्या करता है, इससे ये पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को हटा देता है HCl, ठीक है, और इसको एक्टिव, इसकी एक्टिव साइट को एक्सपोज करके इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि है पेप्सिन। इसका रीजन ये होता है कि एक्टिव फॉर्म में ये पोटेंशियली डैमेजिंग है, ये एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टमक की वॉल्स, क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में होती क्या है, लिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है, तो ये इंटरनल सेल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में सिक्रीट होती है। लेकिन HCl क्या करता है, इस पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को हटा के इसको एक्सपोज करता है, और जब इसको एक्सपोज करता है तो ये एक्टिव हो जाती है पेप्सिन। पेप्सिन का जो सबस्ट्रेट है वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, प्रोटीन्स। जो पेप्सिन है उसके अंदर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स हम कहते हैं शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, ये बड़े प्रोटीन्स को शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। अगर हम देखें तो इट ब्रेक्स डाउन, ये ब्रेक डाउन कर रहा है किसको, बड़े प्रोटीन्स को छोटे पेप्टोन्स में, यानी पेप्टोन्स शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर मोर ओवर बेटा एक और आपने जिक्र किया था एंजाइम का, एंड दैट वाज प्रोरेनिन। हमने प्रोरेनिन भी पढ़ा था, ठीक है। अब प्रोरेनिन भी इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। HCl इसको भी एक्टिव करवाता है, अगेन HCl इसको भी एक्टिव कराएगा रेनिन के अंदर। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या कहलाएगी बेटा जी, रेनिन, ये रेनिन कहलाएगी, ठीक है। ये डबल एन से आपने याद रखना है, क्योंकि सिंगल एन वाला जो होता है वो किडनी में एक हार्मोन होता है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपली प्रोरेनिन से रेनिन में एक्टिवेट करवाया। पेप्सिनोजेन का तो हमने पढ़ा कि वो प्रोटीन्स को जो आपके डाइट में थे उनको पेप्टोन्स में तोड़ता है, बट प्रोरेनिन क्या करता है, अगर हम प्रोरेनिन को देखें तो सिंपली
इसका काम क्या होता है, ये कैजीनोजेन, कैजीनोजेन एक मिल्क प्रोटीन होता है, कैजीनोजेन एक मिल्क प्रोटीन है और ये बेसिकली सोल्यूबल फॉर्म है, ये प्रोटीन की सोल्यूबल मिल्क सोल्यूबल फॉर्म है कैजीनोजेन। तो रेनिन क्या करता है, कैजीनोजेन को कैजिन में कन्वर्ट करता है। जो कैजिन है वो इसकी इनसोल्यूबल फॉर्म है, ये इनसोल्यूबल फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा कैजिन को कैल्शियम क्या करवा देता है, कोएगुलेट करवा देता है। कैल्शियम क्या करवाता है, इसकी कोएगुलेशन, इसको इकट्ठा करवा देता है ताकि इसकी जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। स्पेसिफिकली ये इन्फेंट्स के अंदर हो रहा है। इन्फेंट्स क्योंकि उनकी डाइट ही सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन्स, तो उनमें बेसिकली बेटा क्या होता है कि कैजीनोजेन एक सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन है जिसको रेनिन कन्वर्ट करता है एक इनसोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। ये सोल्यूबल है, ये तो हल हुई है, तो एंजाइम इसके ऊपर किस तरह एक्ट करें। तो सिंपली इजी वे में याद रखने के लिए आपने याद रखना है कि कैजीनोजेन को इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है रेनिन, जिसको हम बोलते हैं कैजिन। इनएक्टिव जो इसकी इनसोल्यूबल फॉर्म कैजीनोजेन है मिल्क प्रोटीन की और इनसोल्यूबल कैजिन है। कैजीनोजेन को इनसोल्यूबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन। फिर कैल्शियम इसको कोएगुलेट करवा देता है। इससे ये होता है कि प्रोटीन डाइजेशन इज डिलेड, प्रोटीन डाइजेशन इन्फेंट्स के अंदर डिले भी होती है और प्रॉपर डाइजेशन होती है, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उनको कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, कोई स्टमक पेन नहीं आती। तो सिंपली इन्फेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनिन, जो कि स्टमक में रिलीज हुआ। तो यहाँ पर देखिए केमिकल डाइजेशन भी हो गई फूड की एंजाइम्स के थ्रू, लेकिन एक बात याद रखना है, रेनिन सिर्फ कैजीनोजेन को कैजिन में कन्वर्ट करता है जो कि एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है। प्रोटीन की डाइजेशन सिर्फ कौन कर सकता है, पेप्सिन, स्टमक में इनको डाइजेस्ट यानी इसको ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स में या छोटे पेप्टोन्स में कौन कर सकता है, सिर्फ पेप्सिन। रेनिन ने सिर्फ कैजीनोजेन को कैजिन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा अबाउट स्टमक। इसके अलावा जो स्टमक की इनर वॉल होती है उसमें कुछ रिंकल्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं। ये इकट्ठा ही नहीं होता, ठीक है। मोर ओवर आपने याद रखना है कि रिंकल्स होते हैं ऑन इनर सरफेस ऑफ स्टमक। जो स्टमक होता है उसके इनर सरफेस पे रिंकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूगी, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो इट वाज ऑल अबाउट स्टमक, हमने हर एंगल से देख लिया। अब स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये लार्जेस्ट पार्ट्स हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। सब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके जीआईटी का, तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग, यानी 9 मीटर में से 6 मीटर लॉन्ग तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसका डायामीटर बहुत स्मॉल होता है। इसका जो डायामीटर है दैट इज ओनली 2 to 4 सेंटीमीटर। इसके डायामीटर की बेस पे इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो इट हैज 3 पार्ट्स। इसके अंदर एक पहला पार्ट है ड्यूडीनम, दूसरा पार्ट इसका है ज्यूजीनम और तीसरा जो इसका पार्ट है दैट इज इलियम। तो 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन पार्ट्स हैं, जो कि ड्यूडीनम है दैट इज ओनली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, हॉर्स शू शेप्ड इसको कहा जाता है, हॉर्स शू शेप्ड, और बेसिकली 12 ब्रेथ यानी 12 फिंगर्स की जितनी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, उतना इसका तकरीबन साइज होता है, जिसकी वजह से इसका ड्यूडीनम नाम रखा गया। ज्यूजीनम एम्प्टी से रखा गया। 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यूजीनम है और बाकी जो 3/5 है वो इलियम है। तकरीबन अगर आप देखें तो 2.4 मीटर लॉन्ग होती है ज्यूजीनम और 3.5 जो है वो हमारे पास तकरीबन क्या आ जाती है, हमारी 3 मीटर लॉन्ग कह लें कि तकरीबन आपकी 2.4 मीटर के करीब होती है ज्यूजीनम। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पर 3.5 मीटर लॉन्ग जो है वो तकरीबन क्या है, इलियम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग बनता है।
अब आप ये देखिए, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये जो स्टमक है उसके एंड पर हमने देखा था ना एक जंक्शन थी, जिसको यहाँ पर एक स्फिंक्टर था जिसको हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा था। ये गेट कीपर भी कहलाता है स्टमक का। यहाँ से फूड एग्जिट होके कहाँ पर आ जाएगा, ड्यूडीनम में। ड्यूडीनम जो कि फर्स्ट पार्ट है। जैसे ही ड्यूडीनल म्यूकोसा टच करेगा, जैसे ही एसिडिक काइम को, क्योंकि काइम एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि जो पेप्सिन है उसकी ऑप्टिमम पीएच जो होती है वो 2 to 3 होती है, तो इसलिए स्टमक की पीएच 2 to 3 थी HCl की वजह से। जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडीनल म्यूकोसा को टच करता है, उसने ड्यूडीनल म्यूकोसा को टच किया, म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्यूडीनम की, तो वहां से एक एंजाइम रिलीज होता है। एक का नाम है सिक्रेटिन और दूसरे का है CCK, कोल सिस्टिकिनिन, कोल सिस्टिकिनिन, ठीक है। ये हमारे पास 2 एंजाइम रिलीज होंगे ड्यूडीनल म्यूकोसा से। इनका टारगेट क्या रहेगा, इनका टारगेट होगा लीवर एंड पैनक्रियाज। ये स्टिमुलेट करेंगे लीवर और पैनक्रियाज को कि वो अपनी अपनी सिक्रीशंस बनाएं और हेल्प करें कुछ डाइजेशन में, ठीक है। लीवर और पैनक्रियाज को ये सिक्रेटिन और CCK टारगेट करेंगे ताकि वो कुछ सिक्रीशंस भेजें ड्यूडीनम में फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ बुक्स के अंदर मेंशन ये है कि ब्रनर्स ग्लैंड होते हैं, ब्रनर्स ग्लैंड होते हैं ड्यूडीनम में। कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने बताया है कि ड्यूडीनम में ब्रनर्स ग्लैंड होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं। एक्चुअली में इंटेस्टाइनल जूसेस एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इट इज इन फ्यू बुक्स ये मेंशन है कि ब्रनर्स ग्लैंड ड्यूडीनम में होते हैं और इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन मेजर सिक्रीशंस जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करती हैं ड्यूडीनम में, वो लीवर और पैनक्रियाज से आती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लीवर और पैनक्रियाज से क्या आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट पैनक्रियाज। तो जब आप बात करते हैं पैनक्रियाज की, एक मिनट, तो जब हम बात करते हैं बेसिकली पैनक्रियाज की, तो ये एक लीफ शेप्ड ग्लैंड है और इसका नेचर ड्यूल है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन है और इसका कुछ पोर्शन एक्सोक्राइन है। आपको पता है कि एंडोक्राइन जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन डक्टेड होते हैं। तो अगर आप पैनक्रियाज को देखें तो इसका कुछ पोर्शन तो है एंडोक्राइन और कुछ है एक्सोक्राइन। ये इस तरह से लीफ की तरह का है। इसके सेंटर में एक डक्ट मौजूद होती है, इसके सेंटर में एक यहाँ पर डक्ट मौजूद होगी और इस सेल के, इस डक्ट के साथ यहाँ पर होंगे सेल्स। तो ये सेल्स जिनके साथ ये डक्ट अटैच्ड है, ये जो भी कुछ बनाएंगे वो इस डक्ट के अंदर ही पोर करेंगे। तो ये वाला पोर्शन तो एक्सोक्राइन हो गया ना, कि डक्ट अटैच्ड है ग्लैंड्स के साथ या ग्लैंडुलर सेल्स के साथ। बाकी इसमें एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं जिनके साथ कोई डक्ट नहीं है और जो भी वो बनाते हैं वो डायरेक्टली किस में रिलीज कर देते हैं, ब्लड में। तो ये वाले सेल्स जिनके साथ एक डक्ट अटैच्ड है, ये वाले, इनको हम कहते हैं एसिनर सेल। ये एसिनर सेल्स हैं और ये एक मिक्सचर एंजाइम्स का बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ये मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। और ये वाले सेल्स जो कि एंडोक्राइन है, जिनके साथ कोई डक्ट नहीं है, ये मेनली अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है ग्लूकागोन और बीटा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। ये दोनों मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ड्यूल नेचर रखता है। एसिनर सेल्स होते हैं जिनके साथ डक्ट है और वो पैनक्रिएटिक जूस बनाएंगे, ठीक है। ये आ गया पैनक्रियाज। अब पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाज से बन के आता है। तो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसमें बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे पैनक्रिएटिक जूस में। अगर हम पैनक्रिएटिक जूस का कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेजेस होंगे। कार्बोहाइड्रेजेस के अंदर कौन सा होगा, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। यहाँ पर अगेन एक अमाइलेज होगा जिसको हम बोलेंगे पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज अगेन जो स्टार्च थोड़ी सी डाइजेस्ट हुई थी ओरल कैविटी में, इसको हम अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अमाइलोप्सिन और इसका काम स्टार्च ब्रेकडाउन है। अगेन ये स्टार्च ब्रेकडाउन करता है ड्यूडीनम में जाके
और स्टार्च को किस में तोड़ता है, ऑब्वियसली माल्टोज में, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोटीएजेस भी होंगे। प्रोटीएजेस के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को प्रोटीएजेस कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रिप्सिनोजेन होगा, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की, और एक होगा काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो ये प्रोटीएजेस भी पैनक्रिएटिक जूस में बनेंगे, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। फिर यहाँ पर लाइपेजेस होंगे। जो लाइपेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली एक्ट करते हैं लिपिड्स पर, वो लिपिड ब्रेक डाउन करते हैं। उनका काम है लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। ये लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में तोड़ेंगे। तो सिंपली ये भी मौजूद होते हैं। मोर ओवर यहाँ पर कुछ न्यूक्लियेसेस भी होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ सेल्स भी शेड ऑफ हो रहे होते हैं, कुछ सेल्स भी टूटे हुए होते हैं इसके अंदर। तो न्यूक्लियेसेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड्स, वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। लेकिन मेनली इसके अंदर जो चीज होगी वो कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस और लाइपेजेस होंगी। इसके अलावा इट इंक्लूड सम बाइकार्बोनेट आयंस। इसके अंदर पैनक्रिएटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम, वो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिडिक काइम को, उसकी पीएच को बढ़ाएंगे ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जारी रह सके। तो कलेक्टिवली ये पूरा पैनक्रिएटिक जूस है, ये पैनक्रियाज के एसिनर सेल बनाएंगे और पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू इसको भेजेंगे टुवर्ड्स ड्यूडिनम। कैसे, वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लीवर का भी देख लें कि लीवर क्या कर रहा है। फिर जब आप लीवर की बात करते हैं तो लीवर कोई एंजाइम, नो एंजाइमेटिक सिक्रीशन, नो एंजाइम प्रोडक्शन, इसके अंदर कोई एंजाइम तो प्रोड्यूस नहीं होता, बट जो लीवर होता है वो बाइल जूस बनाता है। लीवर जो है वो बनाता है बाइल जूस, और वो बाइल जूस आना होता है ड्यूडिनम में डाइजेशन के लिए। बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, इसके अंदर सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम कोलेट, ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि लीवर ने रिमूव किया होता है, ठीक है, ब्लड से। लेसिथिन होती है इसके अंदर जो कि फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन बेसिकली कब बनता है, जब आपके हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन पहले ब्रेक डाउन होता है बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन होता है ग्रीनिश सा इंटरमीडिएट, फिर बिलीवर्डिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन बनता है जो कि बाइल जूस को एक ब्लूइश ग्रीनिश सा शेड देता है। बिलीरुबिन जो होता है ना, थोड़ा ग्रीनिश सा शेड देता है बाइल जूस को। इसके अंदर ये होते हैं बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं। ये बिलीरुबिन में हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो बिलीवर्डिन बनता है, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। तो कुछ बिलीवर्डिन भी होता है, कुछ बिलीरुबिन भी होता है। और हमारी आप देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिन में। यूरोबिलिन जो है दैट गिव्स ब्राउन कलर टू फिशेस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है तो कुछ बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ब्राउन पिगमेंट में, यूरोबिलिन, ठीक है। तो खैर ये सारे बाइल पिगमेंट्स कहलाते हैं कलेक्टिवली, ये मौजूद होंगे। तो कोई एंजाइम नहीं होगा बाइल जूस में, कोई एंजाइम नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी। और ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, ये फैट इमल्सिफिकेशन में रोल प्ले करेंगे। आगे हम देखेंगे कैसे ये मेनली रोल प्ले करते हैं फैट्स को इमल्सिफाई करने में, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई और वो है फैट्स, ठीक है। तो उसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि ये रूट क्या लेते हैं, ये आते किस तरह है। तो हमारे पास जो है वो लीवर है, फिर यहाँ पर स्टमक के साथ ही ना, यहाँ पे ये ऊपर ही उसके ये पैनक्रियाज मौजूद है। अब होता ये कि लीवर के ना बेसिकली 2 लोब्स होते हैं। तो लीवर से एक हमारे पास आ रही होती है डक्ट, यहाँ पर एक डक्ट निकल रही होती है, डक्ट आती है। एक तो हमारे पास राइट हिपैटिक डक्ट आती है और एक आती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एक राइट और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये मिलके ना कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। अब आपने ये जरा बात को गौर से सुनना है। एक राइट हिपैटिक डक्ट होती है और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है। ये मिलके ना एक कॉमन बनाती हैं डक्ट, जिसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो चली जाती है, इसके साथ अटैच्ड होता है एक छोटा सा पाउच, लीवर के साथ एक छोटा सा पाउच अटैच होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर में। ले, ये अपनी मर्जी से अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा पाउच होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर।
तो ये राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एक कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो कि सिस्टिक डक्ट के थ्रू लेके आती है बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए ये स्टोर होता है, फिर वहां से क्या होता है, वहां से एक कॉमन बाइल डक्ट बनती है। वो कॉमन बाइल डक्ट जो है ना, वो बाइल जूस को लेके आती है। यहाँ पर आपका पेनक्रियाज भी मौजूद था, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए कि पेनक्रियाज भी था। पेनक्रियाज की भी यहाँ पे कौन सी डक्ट थी, पेनक्रियाज की यहाँ पर पेनक्रिएटिक डक्ट थी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, पेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये मिल जाती हैं। ये मिलके इकट्ठी जो हैं ये एक कॉमन सी डक्ट बनाती हैं, और फिर ये किसके अंदर एंटर होती हैं, बेसिकली ये एंटर हो जाती हैं आपके यहाँ पर। लेट सपोज कि ये हमारा स्टमक था और यहाँ पर ये आ गई आपकी ड्यूडिनम, ठीक है। हम इसको देखते हैं, ये ड्यूडिनम है। तो ये जो है यहाँ पर दोनों मिलके कॉमनली किसमें ओपन हो गए, ड्यूडिनम में, ठीक है। ये आ गए। अब इसको समझते हैं, इस फिनोमिनन को समझते हैं। आप ये देखिए कि स्टमक मैंने ऐसे ही बना दिया क्योंकि वो पहले बनाया ही नहीं था साथ, तो इसलिए आपने ज़रा इसको इग्नोर कर देना। शेप बहुत ही अजीब सी बन गई है, तो यहाँ पे एसोफेगस जा रहा होता है ना, तो बस इसकी शेप को आपने इग्नोर करना है। अब बेटा होता पता है क्या है, अच्छा इसमें पता है क्या होता है, अब ये जो समझने वाली बात है ना, वो अब आपने देखनी है। मेन होता क्या है, ये है लीवर, ये इसकी कहलाती है राइट हिपैटिक डक्ट, ये कहलाई राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये वाली जो है, ये वाली ये कहलाई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिली, इन्होंने क्या बनाई, एक कॉमन हिपैटिक डक्ट। इन्होंने एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाई, ठीक है। वो कॉमन हिपैटिक डक्ट ने एक छोटी सी शॉर्ट डक्ट बनाई, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किस में ओपन हो रही है, गॉल ब्लैडर में। और ये जो बाइल जूस है ये कहां पर स्टोर हो जाएगा, टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाएगा। फिर गॉल ब्लैडर से ये आगे जाएगा अपॉन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कौन है, गॉल ब्लैडर को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है सीसीके। सीसीके इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका बाइल जूस आता है एक डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में आता है, जो कि सिस्टिक डक्ट से आगे है। फिर बाइल डक्ट से क्या होता है, यहां पर ये पेनक्रिएटिक डक्ट भी मौजूद है। बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिल जाते हैं, मिलके ये एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिकली हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्प्यूला, या फिर हम इसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, एम्प्यूला वेटर, ठीक है। ये एक कॉमन सी डक्ट बनाएंगे दोनों, और ये किस में ओपन हो जाएंगे, इनटू द ड्यूडिनम। ये दोनों किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, बेसिकली ड्यूडिनम में एंटर हो जाएंगे। बोथ ऑफ देम वुड एंटर ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विंक्टर होगा जो इन दोनों की एंट्री को रेगुलेट करेगा, और उस स्विंक्टर को हम कहते हैं स्विंक्टर ऑफ ओडी। वो कहलाता है स्विंक्टर ऑफ ओडी। ठीक हो गया बेटे, आपने याद रखना है, जिस बात को फोकस करना है वो ये है। ये मैंने बहुत ही ऊंचा बना दिया, लेकिन आपने डक्ट सिस्टम पे करना है। एसोफेगस के साथ नहीं होता, जो लीवर होता है वो बिल्कुल स्टमक के साथ होता है। लेकिन समझाना यहाँ पर आपको मकसद है ये सारी के डक्ट किस तरह से हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि सिंपली क्या होता है कि ये लीवर है, लीवर में राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बाइल जूस को लेके आके एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएंगी। कॉमन हिपैटिक डक्ट से नीचे वाली साइड पर कॉमन बाइल डक्ट है, और ऊपर क्या है, ऊपर सिस्टिक डक्ट है। बाइल जूस बनने के बाद सिस्टिक डक्ट के थ्रू पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, फिर सीसी के जब रिलीज होता है, जैसे सिक्रेटिन स्टिमुलेट कर रहा है ना इनको, ये सब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए सीसी के रिलीज करवाता है इसको। जो सिक्रेटिन है वो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को कि वो पैनक्रिएटिक जूस बनाए, बाइल को कि वो बाइल जूस बनाए, और सीसीके उनको रिलीज करवाता है ताकि वो ड्यूडिनम में एंटर हो सके। सीसीके इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ये जो है वो सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में आएगा,
कॉमन बाइल डक्ट जो है वो जुड़ जाएगा पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ, और दोनों मिलके हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पूला या एम्पूला वाटर बनाएंगे, जिसके आगे एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, और उससे सारा कुछ कहां पर आ जाएगा, इनटू द ड्यूडिनम, वो ड्यूडिनम में आ जाएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि इस तरीके से पैनक्रिएटिक और हेपेटिक सिक्रीशंस आती हैं कहां पर, आपकी ड्यूडिनम में। ठीक है, लीवर से भी आ जाएंगी और पैनक्रियास से भी, पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू, और लीवर से किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू। लेकिन बाइल डक्ट से पहले की कहानी आपने याद रखनी है, पहले लीवर से राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स उसको लेके आते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर में लेके जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, फिर सिस्टिक डक्ट से वापस इसमें आते हैं बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलके स्फिंक्टर ऑफ ओडी उनको कंट्रोल करेगा और एंटर हो जाएंगी ड्यूडिनम में। तो ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर अब सब कुछ ड्यूडिनम में आ चुका है, अब ड्यूडिनम में फूड भी पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, एक बात बेटा जो मैं बताना भूल गई थी, लेकिन आपने उसको नोट दोबारा कर लेना है कि ये जो एसोफेगस होता है ना, यहाँ पर आपको पता है डायाफ्राम होती है, तो डायाफ्राम में एक होल होता है जिसके जरिए ये एंटर होता है एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक के साथ मिलने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइटस। डायाफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है ना आपकी, जो आपकी चेस्ट थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी से, तो होल होता है जिसके थ्रू स्टमक को ज्वाइन करता है एसोफेगस, उसको हम कहते हैं हाइटस। अगर ये वाइडन हो जाए ना ड्यू टू एनी रीजन, तो हम उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। ठीक है, तो ये जरा बात रिकॉल कर लें, क्योंकि जो याद आती है अगर स्किप हो जाए तो जरूरी है कि आपको बता दें। अच्छा, अब ड्यूडिनम में फूड है जी पड़ा हुआ, तो ड्यूडिनम में काम शुरू हो जाएगा। अभी हमने देखा है ड्यूडिनम में क्या होगा, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आएगा, ड्यूडिनम एक एंजाइम रिलीज करेगी एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज उसको एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिनोजेन को इनटू ट्रिप्सिन। ठीक है, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में। एक्टिवेट हो गए एंजाइम, अब वो काम करेंगे। सिंपली आपके पास क्या है यहाँ पर, अगेन जो अमाइलोप्सिन थी वो फूड को किस में तोड़ देगी, माल्टोज में। इसी तरह ये जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देगी। ठीक है, इसी तरह अब बात आती है लिपिड्स की। लिपिड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, तो एंजाइम्स यानी लाइपेजेस डायरेक्टली उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। लाइपेजेस क्या करते हैं, कैन नॉट डायरेक्टली एक्ट, वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाते ऑन लिपिड्स, क्योंकि वो क्या हैं, वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी किसी चीज ने नहीं ब्रेक डाउन किया, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं। तो बाइल का यहाँ पर रोल आता है। जो बाइल आया था वो बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सबसे पहले जो बाइल जूस है वो क्या करता है, जो आपका बाइल जूस है वो करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं, जो बाइल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो बड़ा लिपिड है इसको छोटे छोटे ग्लोबलेट्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे। फिर ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इनको सराउंड कर लेते हैं ताकि ये दोबारा ये नहीं जा रहा, ये जा ही नहीं रहा, इसको हम ऐसे भेज देते हैं, जा नहीं रहा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का हम प्रोसेस देख रहे थे, तो लेट्स अंडरस्टैंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बेटा हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का प्रोसेस देख रहे थे, तो लेट्स अंडरस्टैंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लिपिड जो थे वो लार्जर मॉलिक्यूल्स थे, तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इनको सराउंड कर लेते हैं। छोटे छोटे लिपिड्स के जो है आप कह लें कि ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के बाद बाइल सॉल्ट्स उनको सराउंड कर लेते हैं ताकि ये दोबारा एग्रीगेट ना हो। हम इनको बोलते हैं माइसल्स। ये जो छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं सराउंडेड बाय बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं माइसल्स। अब क्या होता है बेटे, नाउ लाइपेजेस कैन एक्ट ऑन देम। तो पहले फैट्स की इमल्सिफिकेशन होती है केमिकल डाइजेशन से पहले, तो ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्यूडिनम में भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल तो हो ही रही है, बहुत ढेरों एंजाइम आए हैं, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। क्यों? लिपिड्स जो हैं वो जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं
उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़कर सॉल्ट्स उनको सराउंड कर लेते हैं। ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है, फिजिकल डाइजेशन है। फिर अब लाइपेजेस इनके ऊपर एक्ट करेंगे। अब लाइपेजेस जो हैं वो लिपिड्स के ऊपर एक्ट करेंगे और उनको तोड़ देंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में तोड़ेंगे। ठीक है, अब बेटे आप ये देखिए, ये तो ड्यूडेनम में हुआ। जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो आता है ज्यूजिनम। नेक्स्ट पार्ट आता है ज्यूजिनम। ज्यूजिनम जो है वो वर्ड एम्प्टी से ड्राइव्ड है। ज्यूजिनम में क्या मौजूद होते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। वो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करेंगे? डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट डाइजेशन, ज्यूजिनम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगी। जो फूड है वो अब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। फूड को कंप्लीटली मोनोमर्स में, डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया जाएगा बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। इसमें क्या क्या होते हैं बेटे? पहली बात, अगर आप प्रोटीन्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मौजूद होते हैं अमाइनोपेप्टिडेजेस। अमाइनोपेप्टिडेजेस, यहाँ पर हम एंजाइम्स देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम उनके सबस्ट्रेट्स को देखते हैं कि कौन से हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनसे प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली एंजाइम्स आते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस में। सबसे पहले तो है अमाइनोपेप्टिडेजेस। ये पेप्टोन्स पे एक्ट करते हैं, जो कि शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स थी, और उनको किस में तोड़ देते हैं? डाइपेप्टाइड्स में। फिर फाइनली एरिप्सिन आता है, और एरिप्सिन क्या करता है? वो इन डाइपेप्टाइड्स को भी किस में तोड़ देगा? अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड्स डिफ्यूजिबल हैं, तो हमारे डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट बन गया, प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए। प्रोटीन डाइजेशन को स्टार्ट पेप्सिन ने किया था, और इसको अकम्प्लिश यानी कंप्लीट किसने किया है? एरिप्सिन ने। ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर दूसरा हम देखते हैं, अभी हमारी जो स्टार्च थी वो टूटी थी किसमें? माल्टोज में। ठीक है, तो माल्टोज को क्या किया जाता है? जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को तोड़ देता है किसके अंदर? फाइनली ग्लूकोज के अंदर। डिफ्यूजिबल बन गया। हमारे मिल्क में एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज, तो एक एंजाइम होता है लैक्टेज, वो लैक्टोज को भी फाइनली किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ये एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। फिर हमने चीनी वगैरह खाई है, उसमें सक्रोज था, सक्रेज, उसको भी किस में तोड़ देगा? सक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी ये वो जगह है ज्यूजिनम जहां पर डाइजेशन कंप्लीट होके हमारे मोनोमर्स या डिफ्यूजिबल एंड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर डिफ्यूजिबल एंड प्रोडक्ट्स बन गए हैं, डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप देखें कि हर चीज की डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो जो पार्शली डाइजेस्ट थी चीजें अब वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुकी हैं। तो पहले हमने देखा फूड इनटेक, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कि ओरल कैविटी से हमने फूड इनटेक किया। फिर हमने कंप्लीट देखा कि किस तरीके से लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया गया है। तीसरा स्टेप अब हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो तीसरा स्टेप जब आप करते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन है, तो अब हम बारी आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की। तो जब आप बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो बेटा एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक तो आपके पास ये ग्लूकोज वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। दूसरे आपके मेनली अमाइनो एसिड्स हैं, और तीसरे क्या हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। तीसरी चीज़ें ये हैं, एक फैटी एसिड्स हैं और एक हैं ग्लिसरोल्स। ये तीन हैं। अब क्या होता है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स तो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एब्जॉर्प्शन होती किधर है? इलियम में। थर्ड और लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है दैट इज इलियम। इलियम जो है उसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, और उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिप्ट्स। उसमें इलियम की जो सरफेस होती है उस पे इस तरीके से आपको बहुत सारे फोल्ड्स मिलेंगे, और उन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिप्ट्स। मोर ओवर अगर आप देखें तो क्रिप्ट्स की सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसको वेलवेटी बनाते हैं पेरेंट्स में। अगर आप देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड्स हैं जिनको हम क्रिप्ट्स कहते हैं, और क्रिप्ट्स के ऊपर इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? विलाई। फोल्डिंग्स हैं क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स के अंदर क्या मौजूद हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इसको बना रही हैं, वेलवेटी बना रही हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। विलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनॉर्मसली इंक्रीज सरफेस एरिया। ये इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इनॉर्मसली बढ़ा देती हैं विलाई। विलाई का भी अभी स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन खैर अभी तक यहाँ पर आपने यही बात याद रखनी है। जब आप ग्लूकोज के बारे में जिक्र करेंगे तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है, या एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ये कहाँ पर चले जाते हैं, ये ब्लड में चले जाते हैं। डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पैसिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव भी हो सकती है। समटाइम्स आपने रज के खाना खाया हुआ है, लेकिन मतलब आपने फुल है, आप एम्प्टी, आपका स्टमक फुल है, बट आप कहते हैं कि नहीं मैंने आइसक्रीम भी खानी है, तो ऑब्वियसली आपके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज है, बट स्टिल जो आप खा रहे हैं वो ब्लड में भेजा जाएगा, तो उस सिचुएशन में एक्टिव भी हो सकती है। तो सिंपली बेटे आपके पास क्या होता है कि एक्टिव भी, पैसिव भी, हर तरीके से क्या होता है, फूड को कहाँ पर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, ब्लड में। ये किस तरह होता है, अगर आप विलाय को देखें तो विलाय में ये होता है कि विलाय का स्ट्रक्चर ये है, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसमें एपिथेलियल सेल्स की एक लाइनिंग होती है विलाय में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, अंदर तो खाली स्पेस है जहाँ फूड है। फिर यहाँ पर ना एक लिम्फ कैपिलरी होती है जिसका नाम लैक्टियल है। मोर ओवर क्या होता है, यहाँ पर एक रिच नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरा इसका जो एरिया है ना, इसका जो पूरी इसकी सरफेस को कवर कर रही होती हैं, ठीक है। तो फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ढेर सारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सब कुछ है, तो सब कुछ यहाँ से डिफ्यूज करके कहाँ पर जाने लग जाएगा, ब्लड में। समटाइम्स डिफ्यूज करके, समटाइम एक्टिवली, सब किधर भेज दिया जाएगा, ब्लड में भेज दिया जाएगा। अक्सर विलाय के ऊपर भी मजीद फोल्ड होते हैं जिनको हम माइक्रो विलाय कहते हैं, उससे सरफेस एरिया और भी बढ़ जाता है। ये माइक्रो विलाय हैं, ठीक है। तो विलाय के अंदर अगर आप देखें तो सिंपली क्या हुआ कि ये एपिथेलियल सेल्स की एक लाइनिंग है, बस एपिथेलियल सेल्स, फिर एक लिम्फ कैपिलरी है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिल्क की तरह होता है, इसके अंदर फ्लूइड वाइट होती है, वो क्यों, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी ढेरों ब्लड कैपिलरीज हैं, तो जो भी खाया वो यहाँ पर ब्लड पे चला गया। लेकिन अभी तक मैंने फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स की बात नहीं की। सिर्फ 1% से 2% फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड में जाएंगे, बाकी दूसरा रूट फॉलो करेंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन इज नॉट द सेम। बाकी जो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन है उसके लिए दूसरा रूट फॉलो किया जाएगा। वो दूसरा रूट क्या होगा, अब लिपिड्स क्या करते हैं, अगर आप फैटी एसिड्स, रेड से नहीं लिखना, जब आप फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स की बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट में जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो एपिथेलियल सेल्स में चले जाते हैं विलाय के, ठीक है। वो एपिथेलियल सेल्स जो हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय, उसके अंदर जाके दाखिल हो जाते हैं। उसके अंदर वहां पे वो क्या करते हैं, वो रिकम्बाइन, वो दोबारा मिलते हैं, रिकम्बाइन टू फॉर्म फैट्स, वो दोबारा से फैट्स या लिपिड्स बनाते हैं, दोबारा से फैट्स या लिपिड्स बनाते हैं, सेम ही है, फैट्स या लिपिड्स बनाएंगे। फिर वहां से रिकम्बाइन करने के बाद वो दोबारा बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो बाहर से वो ब्लड में जाने की बजाय लिम्फ कैपिलरी में दाखिल होंगे। आपने लिम्फेटिक सिस्टम का लेक्चर अपलोडेड है, वो आपने पूरा देखना है, तो ये आप समझ सकेंगे ये क्या बात है। लिम्फ कैपिलरी में चले जाएंगे जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, क्योंकि इस लिम्फ कैपिलरी में बहुत सारे फैट्स होते हैं तो इसका कलर मिल्क की तरह वाइट होता है, और लैक्टेशन का वर्ड मिल्क के लिए यूज होता है, तो इसलिए लिम्फ कैपिलरी का नाम यहाँ पर लैक्टियल है। वो सारे चले जाएंगे लैक्टियल के अंदर। वहां पर जाके ये जो लिपिड्स हैं दे विल कंबाइन विद प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे और बना देंगे लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। ये बनाएंगे लिपोप्रोटीन्स, और उन लिपोप्रोटीन्स के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। हम उनको काइलोमाइक्रोन्स भी कहते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स बने हैं इनके अंदर 99% जो होता है वो लिपिड होता है, और 1% सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो इस तरह के जो लिपोप्रोटीन्स या काइलोमाइक्रोन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, क्योंकि डेंसिटी कम होती है लिपिड्स की, तो अगर लिपोप्रोटीन्स में लिपिड ज्यादा हो और प्रोटीन कम हो तो उनकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन अगर प्रोटीन कंटेंट हाई हो और लिपिड कम हो तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एलडीएल अच्छे नहीं होते, बल्कि एचडीएल जो होते हैं ना वो हेल्दी होते हैं। हालांकि हमारे ज़हन में आएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन
हेल्दी कौन से होते हैं हमारे लिए? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन इज गुड फॉर योर हेल्थ, लिपिड्स इतनी ज्यादा अमाउंट में अच्छे नहीं है। यहां पर जो बनते हैं वो LDLs बनते हैं, ठीक है। LDLs बन गए। अब ये लिपोप्रोटीन्स जो हैं, क्योंकि वो एंटर हुए थे लैक्टियल में जहां पर लिम्फ था, लिम्फ में मौजूद है। और आपको पता है कि सारा लिम्फ जो है वो कहां पर जाता है? आपके ब्लड में। तो इस तरह से ये सारे कहां पर चले जाएंगे? ब्लड में। आपने लिम्फेटिक सिस्टम लाजमी सुनना है इसको पढ़ने से पहले। सब कुछ ब्लड में चला जाएगा। वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में, जो इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे और इनको सेल्स में पहुंचा देंगे ब्लड के जरिए। ब्लड में इनकी कंप्लीट होनी है, कंप्लीट ब्लड के अंदर इनका सारा काम होना है, हाइड्रोलिसिस। फिर सेल्स में ये चले जाएंगे, ब्लड से ये डायरेक्टली सेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये लिपिड्स का रूट है, आपने याद रखना है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो एंटर हो गए एपिथेलियल सेल्स में, वहां पर उन्होंने दोबारा लिपिड्स बनाए। फिर वो एंटर हो गए लिम्फ कैपिलरीज के लिम्फ में, वहां पर उन्होंने LDL बनाए, ठीक है। और फिर ब्लड में चले गए और ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स उनको हाइड्रोलाइज करेंगे। ये रूट लेते हैं लिपिड्स, ठीक है। तो ये सारा हमने तीसरा स्टेप भी पढ़ लिया होलोजोइक न्यूट्रिशन का, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। लास्ट बच्चे जी हमारे पास आता है पार्ट हमारे GIT का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हो तो उससे पहले एक बात हमने ये देखनी है कि सिक्रेटिन जो था ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो रिलीज हुआ था, जिसने स्टिमुलेट किया था लीवर और पैनक्रियास को कि अपनी सिक्रीशन बनाएं, और फिर CCK ने उनको रिलीज करवाया था। सिक्रेटिन क्या करता है? इनहिबिट्स गैस्ट्रिन। वो स्टमक में गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को भी रोक देता है, क्योंकि उसको पता है कि अब खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो स्टमक से खत्म करें गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक जूस मसीद ना बनाएं। इसी तरह जो सोमैटोस्टेटिन है ना, वो भी तब रिलीज होता है जब स्टमक एम्प्टी हो जाता है और उसमें कोई प्रोटीन नहीं बचता। वो भी इनहिबिट करता है किसको? गैस्ट्रिन को। वो भी गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है। तो आपने याद रखना है कि सिक्रेटिन और सोमैटोस्टेटिन गैस्ट्रिन को सिक्रीट होने से रोक देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जी बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम है एक पार्ट, सीकम है, कॉलन है, और लास्ट पार्ट जो है दैट इज रेक्टम, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड गया है तो उसमें से सारा कुछ हो चुका है। सिंपली ज्यादातर जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में शामिल होता है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे कि डाइटरी फाइबर, सेलुलोस। आपको पता है सेलुलोस जो है वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इट ऐड वॉल्यूम एंड मास टू द फूड, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड की पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट अच्छी होती है, मोटिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कुछ वेस्ट यानी आपके पास होते हैं वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, कुछ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्लव्ड ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, स्लव्ड ऑफ सेल्स फ्रॉम GIT, ठीक है, ऑफ GIT। फिर इसमें क्या मिल सकता है आपको? इसमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है जो कि बाइल जूस में था, उसको भी रिमूव करना है। पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। बैक्टीरिया होंगे कुछ। ये सारी चीज़ें जब फूड पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसमें यही सब कुछ होगा। हाँ, कुछ वाटर भी होगा साथ, कुछ सॉल्ट्स भी होंगे साथ, ठीक है, वाटर भी होगा, कुछ सॉल्ट्स भी होंगे। अभी आ गया है सीकम। सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक है, ठीक है। फूड इसके अंदर एंटर होगा, इलियम से फूड एंटर होगा सीकम के अंदर। यहाँ पर एक स्विंक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे इलियोसिकल स्विंक्टर। इलियोसिकल स्विंक्टर को हम इलियोकोलिक स्विंक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल नेक्स्ट कॉलन है और ये तो बिल्कुल ब्लाइंड सैक है। तो नॉर्मली इलियोसिकल स्विंक्टर को ही हम इलियोकोलिक स्विंक्टर का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसी से आगे फूड कहाँ पे जाना है? कॉलन में। सीकम है, सीकम जो है वो पोर्शन बाय पोर्शन जो है वो फूड की एंट्री को यकीनी बनाता है। यानी ये आपकी समझें कि है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे ब्लाइंड सैक होता है ना, यहाँ पर सारी इलियम होती है। तो ये देखिए कि सिंपली ये है सीकम, ये है सीकम, ये सीकम है ब्लाइंड सैक। यहाँ पर इलियोकोलिक स्फिंक्टर या फिर इलियोसिकल स्फिंक्टर है।
यहाँ पर ना इसकी राइट साइड पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इसकी राइट साइड पर अगर आप देखें सीकम की राइट साइड पर एक क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, वो क्या कहलाती है, दैट इज एक्चुअली नोन है, ये पूरा ही चला जाता है ये, राइट साइड पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, अगर इसके अंदर फूड ट्रैप हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इट इन्फ्लेम्स। ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है फूड ट्रैपिंग की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। और उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि इसको सर्जिकली रिमूव किया जाए, सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसके सर्जिकल रिमूवल को हम कहते हैं एपेंडेक्टोमी। तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होती है, और ये वेस्टिजियल है, इसका हमारे अंदर कोई प्रॉपर रोल भी नहीं है। कॉलन आता है, तो बेटा कॉलन के होते हैं टोटल पार्ट्स कितने, कॉलन के पार्ट्स होते हैं 4। एक ये वाला पहला जो है दैट इज असेंडिंग कोलोन, ये असेंडिंग कॉलन, ये वाला ट्रांसवर्स, ये वाला ट्रांसवर्स आ गया, ये वाला आ गया डिसेंडिंग कॉलन, और ये एक एस शेप्ड आता है यहाँ से, ये एस शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड, सिग्मोइड कॉलन। और उसके बाद जो है वो रेक्टम आएगा, एक सैक होगा, इसके बाद यहाँ पर एक सैक होगा जिसको हम बोलेंगे रेक्टम। ये सिग्मोइड कोलोन जो है एस शेप्ड होता है नॉर्मली, अगर आप देखें तो ये इस तरीके से, और इसके आगे जो है वो एक सैक होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब आप कॉलन की बात करते हैं ना, तो सिंपली इसके 4 पार्ट्स हैं, अभी हमने देखा, पहला वाला असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, फिर ये एस शेप्ड सिग्मोइड, सिग्मोइड के आगे रेक्टम है। कॉलन का मेन काम यहाँ पर जो हो रहा होता है बेटा, वो होता है फीकल फॉर्मेशन। यहाँ पर वाटर और जो सॉल्ट्स रह गए थे उनकी क्या की जाती है, रीएब्जॉर्प्शन, उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, इंपॉर्टेंट। रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, एक सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीसिस, फीसिस में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बिलीरुबिन को यूरोबिलिन में कन्वर्ट करके फीसिस को ब्राउन कलर देते हैं, सॉलिड मटेरियल में ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब होता ये है कि सिंपली जो कॉलन है यहाँ पर और भी बैक्टीरिया रीएब्जॉर्प्शन करवाती है, फीसिस की फॉर्मेशन करवाती है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, यहाँ पर ह्यूमन फ्लोरा रहता है, यहाँ पर ह्यूमन फ्लोरा का मतलब है यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं मेनली विटामिन के। विटामिन के प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करता है, जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फाइनली रीएब्जॉर्प्शन हो गई, जो पानी और सॉल्ट बच गया था उसकी जो सॉलिड है वो वेस्ट सॉलिड हो चुका है, फीसिस में कन्वर्ट हो चुका है। ह्यूमन रिकॉर्डिंग ऑन भी है या नहीं, शुक्र है। ह्यूमन फ्लोरा है जो विटामिन के प्रोड्यूस कर रहा है और ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। फिर फाइनली जो फूड बिल्कुल बच गया है, जो अब बिल्कुल एक्सक्रीशन के लिए है, वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज होता है फीसिस का, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसिस। यहाँ पर टेम्परेरीली जो फीसिस हैं वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और जब ये भर जाएंगी तो एक डिफिकेशन रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू उनको एक्सक्रीट किया जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो होता है बेटा वो हमारे पास होता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डिफिकेशन रिफ्लेक्स होती है जिसके थ्रू इसको एम्प्टी किया जाता है, किसको, डिफिकेशन रिफ्लेक्स आर्क के जरिए। यानी जब ये रेक्टम भर जाता है तो नर्व्स के जरिए मैसेज पहुंचाया जाता है और फिर इसको एम्प्टी किया जाता है। अगर आप अडल्ट्स के बारे में बात करें तो ये कॉन्शियसली कंट्रोल्ड होती है, ये जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वो कॉन्शियसली कंट्रोल्ड होती है।
लेकिन अगर इन्फेंट्स की बात की जाए तो इन्फेंट्स के अंदर ये इनवॉलेंट्री होती है, इसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एनस की अगर आप बात करें जो कि डिफिकेशन में इन्वॉल्व है, एनस में 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। एक होते हैं आउटर स्ट्रिप्ड मसल्स, एनस में आउटर स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं यानी स्केलेटल मसल्स जो कॉन्शियस कंट्रोल में है, और इनर स्मूथ मसल्स होते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं आपको पता है वो नहीं कॉन्शियस कंट्रोल में। तो यहाँ पर ये ड्यूल स्फिंक्टर है, यहाँ पर ये दोनों मसल्स होते हैं। अडल्ट्स के अंदर तो डिफिकेशन रिफ्लेक्स आर को कॉन्शियसली कंट्रोल किया जा सकता है कि यू कैन कंट्रोल इट कि व्हेन यू हैव टू एम्प्टेट, लेकिन इन्फेंट्स में नहीं। ये एक्चुअली ना शो करता है या रिफ्लेक्ट करता है आपके मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को भी। इन्फेंट्स के अंदर जो कंट्रोल होता है ना वो स्पाइनल नर्व्स कर रहे होते हैं, और जो मस्कुलर डेवलपमेंट होती है वो वीक होती है, मसल्स वीक होते हैं, ठीक है, बच्चों में। लेकिन अडल्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो क्रेनियल कंट्रोल होता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स का, और मसल स्ट्रांग हो गए होते हैं और आप होल्ड कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं डिफिकेशन रिफ्लेक्स आर को। तो ये फाइनली हमारे पास कंप्लीट टॉपिक हमने हर तरीके से किया। 3 फूड की स्टेजेस होती हैं, एमसीक्यू आता है। आपकी ऑरल कैविटी में बनता है बोलस, फिर स्टमक में बनता है काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वाइटिश काइल बन जाता है। तो ये 3 फूड स्टेजेस हैं। स्फिंक्टर टोटल आपने मेरे साथ रिकॉल करने हैं कौन कौन से थे। आप ये देखिए, एक स्फिंक्टर हमारा था अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर था, ठीक है। एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर था जिसको आप कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, और फिर क्या था, पाइलोरिक स्फिंक्टर था, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद क्या था, इलियोकोलिक या इलियोसिकल स्फिंक्टर, और फिर ये एक था इनर स्मूथ मसल्स वाला स्फिंक्टर और आउटर स्ट्रिप्ड वाला एनस में। तो ये एमसीक्यू आता है। तो टोटल आपके पूरे जीआईटी में 6 स्फिंक्टर हैं। स्फिंक्टर ऑफ बॉडी अलग है, वो जीआईटी में नहीं है डायरेक्टली। तो 6 स्फिंक्टर्स हो गए, ये फूड की 3 स्टेजेस हो गई, ठीक है। इस तरह की बातें हैं जो आपने एमसीक्यूज में याद रखनी होती हैं। ये आपने याद रखना है। हार्मोनल कंट्रोल भी हमने देखे, हमने हार्मोन्स भी देखे सारे के कौन कौन से थे। तो हर तरह से हम पूरी होलोजोइक न्यूट्रिशन कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। हमने उसको हर लिहाज से कवर किया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारा रह गया हो। तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं हर चीज़ को। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वो ओरल कैविटी से, और ओरल कैविटी वाला चला गया है। तो हमने ओरल कैविटी से स्टार्ट किया और फिर हम उसको करते गए, और हमने एक एक चीज़ जो है वो डिस्कस की। यहाँ पर होपफुली कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारी रह गई हो। तो आपने जब भी ये लेक्चर सुनना है आपने साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि जो जो मैं बोल रही हूँ आप नोट करते जाएंगे तो ये आपको उसी टाइम याद हो जाएगा बेटा। और टाइम बहुत कम है आपके पास, लेकिन अगेन परेशानी वाली बात नहीं है। आप लेक्चर सुन रहे हैं, साथ साथ नोट कर रहे हैं, आपको उसी वक्त ये याद हो जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की। तो हम आपके साथ हैं, बहुत ढेरों दुआएं आपके लिए, अपनी मेहनत जारी रखें, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें। आपके लिए ढेरों दुआएं, आप इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत का अल्लाह ताला सिला ज़रूर देते हैं, और वो मिलता है, हमेशा मिलता है। तो आपने बस ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट द होल प्रोसेस, अपना 100% दें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझने में मसला आए तो आप बता सकते हैं, हम उसको रीडिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।